हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और अपना आज का टॉपिक रहेगा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यानी हम आज के इस वीडियो के अंदर दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला हमारा टॉपिक रहेगा पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, और दूसरा पूर्ति की जो लोच है उसका क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सप्लाई होती क्या है, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। एक जो निश्चित समय होता है उसके अंदर कोई भी जो विक्रेता या उत्पादक जो होता है अलग अलग कीमतों के ऊपर किसी भी वस्तु की जो मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है उसे हम पूर्ति कहते हैं। क्योंकि अगर कीमत ज़्यादा है तो कोई भी प्रोड्यूसर जो ज़्यादा सामान बेचने के लिए तैयार होगा, पूर्ति ज़्यादा होगी। और अगर किसी वस्तु की कीमत कम मिल रही है तो एक जो उत्पादक या विक्रेता है वो वस्तु की कम मात्रा बेचेगा। अगर कम मात्रा बेच रहा है इसका मतलब पूर्ति है वो कम होगी। तो इस प्रकार से विभिन्न कीमतों पर कोई भी प्रोड्यूसर जो मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है किसी भी वस्तु की, उसे हम पूर्ति कहते हैं। उसके बाद अब पूर्ति की लोच। अगर हम पूर्ति के नियम की बात करें तो पूर्ति के नियम से हमें ये पता चल जाता है कि भी किसी भी वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो पूर्ति में वृद्धि होगी, और अगर कीमत कम होगी तो उस वस्तु की पूर्ति में कमी होगी। लेकिन ये जो वृद्धि और कमी हो रही है कीमत में कमी की वजह से पूर्ति में, ये कितनी कमी हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, यानी ये जो परिवर्तन है परिवर्तन की दिशा के बारे में हमें पता चलता है, लेकिन परिवर्तन की मात्रा के बारे में हमें पता नहीं चलता। तो अगर हमें किसी भी वस्तु की मात्रा के अंदर होने वाले परिवर्तन का पता लगाना है, यानी पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का पता लगाना है, तो उसके लिए हमें जो है पूर्ति की लोच का सहारा लेना पड़ेगा। तो पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से है। यानी किसी वस्तु की कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसकी वजह से उसकी पूर्ति में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसका जब हम माप करते हैं तो वो माप ही जो पूर्ति की लोच कहलाती है। तो पूर्ति की लोच से हमें ये पता चल जाता है कि कीमत में जितने प्रतिशत की कमी हुई है उसके कारण पूर्ति में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, और कीमत में जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है उसके कारण जब पूर्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमें जो है कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का पता चलता है। तो पूर्ति की लोच को ज्ञात करने के लिए पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को हम उस वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग देते हैं। अब है पूर्ति की लोच की श्रेणियां। एक तो पूर्ति की जो लोच है वो पूर्णतः लोचदार, दूसरा पूर्णतः बेलोचदार, और तीसरा है इकाई लोचदार पूर्ति, और इसके बाद है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति और इकाई से कम लोचदार पूर्ति। तो जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादातर हम जो है इन दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जो इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति है इसके लिए आप शब्द यूज करेंगे लोचदार पूर्ति, और जो इकाई से कम लोचदार पूर्ति है उसके लिए जो है शब्द यूज किया जाएगा बेलोचदार पूर्ति। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर सीधा आपके पास में शब्द आता है लोचदार तो इसका मतलब होता है पूर्ति जो वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 है, और अगर बेलोचदार शब्द आता है तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 है। हाँ, अगर इसके आगे पूर्णतः लगा दिया जाता है फिर ये चीजें होगी। तो सीधा लोचदार और सीधा बेलोचदार शब्द होता है, उसका मतलब लोचदार का मतलब इकाई से अधिक और बेलोचदार का मतलब इकाई से कम। तो इसी के आधार पर हम जो आगे डिस्कस करेंगे। आगे पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, तो इसके अंदर हम दो ही चीजें देखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, लोचदार। इसका मतलब है कि कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाला परिवर्तन ज्यादा होगा, यानी जितने प्रतिशत कीमत बढ़ रही है उसके उससे ज्यादा पूर्ति के अंदर वृद्धि होगी। जितने प्रतिशत कीमत कम हो रही है पूर्ति में उससे ज्यादा प्रतिशत की कमी होगी। और अगर हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 तो इसका मतलब बेलोचदार। अब बेलोचदार का मतलब ये है कि किसी वस्तु की कीमत में जितनी वृद्धि होती है सप्लाई में उसी से थोड़ी वृद्धि होगी, और अगर कीमत के अंदर जो वो कमी होती है तो सप्लाई के अंदर जो कमी होगी उसके मुकाबले कम होगी, तो उस अवस्था के अंदर पूर्ति की लोच है वो बेलोचदार होगी। तो अब हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से तत्व है जो ये निर्धारित करते हैं कि पूर्ति की लोच है वो लोचदार होगी या बेलोचदार होगी।
पहला, उत्पादन में प्रयोग होने वाली आगतों की प्रकृति। देखिए, कोई भी जो उत्पादक होता है, जो वस्तु का उत्पादन करता है, तो उसके लिए जो इनपुट की आवश्यकता होती है। तो इनपुट जो होता है, अगर आसानी से उपलब्ध है, अगर किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो कच्चा माल या अन्य प्रकार के जो इनपुट यूज किए जाते हैं, अगर वो आसानी से उपलब्ध है, तो उसकी जो पूर्ति है वो इकाई से अधिक लोचदार होगी, यानी लोचदार होगी। क्योंकि जैसे ही कीमत बढ़ेगी, कीमत के बढ़ने पर हम जो है इनपुट आसानी से ले आएंगे, और इनपुट लेकर के हम जो वस्तु का उत्पादन है वो ज़्यादा बढ़ा देंगे, उसकी पूर्ति ज़्यादा कर दी जाएगी। और अगर किसी भी वस्तु के उत्पादन के अंदर ऐसी आगतों का प्रयोग होता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, जिसकी मात्रा कम है, तो अगर वस्तु की कीमत बढ़ भी गई, तो भी उसकी पूर्ति के अंदर ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाएगी। क्योंकि उसकी पूर्ति बढ़ाने के लिए हमें इनपुट की आवश्यकता है, लेकिन इनपुट्स जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, रॉ मटेरियल है या अन्य प्रकार के जो इनपुट्स जो उसमें यूज हो रहे हैं, अगर वो आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो उस अवस्था के अंदर जो उत्पादन जो कीमत के बढ़ने पर भी बढ़ाया नहीं जा सकता, या कीमत के बढ़ने पर भी उत्पादन में कम वृद्धि की जाएगी। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। दूसरा, आगतों की गतिशीलता। अब आगतों की गतिशीलता का मतलब ये होता है कि भी एक स्थान से, जैसे ए है, ए स्थान से बी स्थान के ऊपर जो उत्पादन का साधन या इनपुट्स जो है वो आसानी से अगर अब जो गतिशील है, तो उसकी वजह से जैसे ही यहाँ पर कीमत बढ़ेगी, तो कीमत के बढ़ने पर यहाँ से साधन को यहाँ पर आसानी से लाया जा सकता है, इसलिए उत्पादन के अंदर भी वृद्धि की जाएगी, सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। और अगर साधनों के अंदर गतिशीलता नहीं है कि ए स्थान से जो है बी स्थान के ऊपर जो है फैक्टर्स को ले जाना या जो रॉ मटेरियल है उसको ले जाना पॉसिबल नहीं है, या गतिशीलता में कमी है, तो उसकी वजह से अगर बी स्थान के ऊपर कीमत बढ़ भी गई, तो भी पूर्ति के अंदर उतनी वृद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके लिए साधन चाहिए, और साधन जो इस स्थान से इस स्थान पर आने के लिए जो है उतने कंफर्टेबल नहीं है, उतनी आसानी से ये गतिशील नहीं है। तो जब साधनों के अंदर गतिशीलता अधिक होती है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, और अगर साधनों के अंदर गतिशीलता कम होती है, तो उस अवस्था के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। यानी जब साधनों की गतिशीलता अधिक है तो मांग पूर्ति लोचदार है, और अगर साधनों की गतिशीलता में कमी है, कोई बाधा है, तो उस अवस्था के अंदर पूर्ति की लोच है वो बेलोचदार होती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक बाधाएं। दो प्रकार के उत्पादन हो सकते हैं, एक तो ए और बी। ए के अंदर हम जो नेचर का प्रयोग कर रहे हैं, नेचर से जो साधन है उनका प्रयोग कर रहे हैं, यानी ये जो है ज्यादातर प्रकृति के ऊपर निर्भर है। जैसे गेहूं का प्रोडक्शन की आप बात करते हैं, तो अगर हम गेहूं की अगर कीमत बढ़ भी जाएगी, तो भी तुरंत आप गेहूं का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि गेहूं जो है वो नेचर पर निर्भर करता है, और जब नेचुरल तरीके से जो है वो उसकी ग्रोथ होगी, तो इस वजह से इसकी जो सप्लाई है वो कीमत के बढ़ने पर भी बढ़ाना आसान नहीं होगा। दूसरा, हम जो है बना रहे हैं चप्पल, इसके अंदर नेचर का रोल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है मानव का रोल है। तो जैसे ही चप्पलों की कीमतें बढ़ती है, तुरंत फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है कीमत के बढ़ने के ऊपर जो है सप्लाई के अंदर ज़्यादा वृद्धि की जा सकती है। तो जहाँ पर प्राकृतिक बाधाएं कम होती है, वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 होती है। और जिस वस्तु के उत्पादन के अंदर प्रकृति का ज़्यादा रोल होता है, जहाँ पर प्राकृतिक बाधाएं होती है, वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 होती है। क्योंकि जहाँ पर प्राकृतिक बाधाएं होती है, वहाँ पर उत्पादन जो है मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार नहीं बढ़ा सकता, वहाँ नेचर के हिसाब से जो प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। तो प्राकृतिक बाधाएं जो होती है वो भी एक वस्तु की पूर्ति की लोच को निर्धारित करती है। प्राकृतिक बाधाएं नहीं, पूर्ति की लोच इकाई से अधिक लोचदार, और जहाँ पर प्राकृतिक बाधाएं वहाँ पर पूर्ति की लोच इकाई से कम लोचदार। आगे, जोखिम वहन करने की क्षमता। अगर कोई भी दो व्यक्ति है, मान लीजिए एक राम है और एक श्याम है। राम ये चाहता है कि भी मैं जोखिम वहन कर सकता हूँ, या ये जोखिम उठाने वाला व्यक्ति है, तो ये क्या करेगा, वस्तुओं की सप्लाई ज़्यादा करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, और इसको इस बात की उम्मीद है कि भी आने वाले समय में अगर कीमत बढ़ेगी तो मैं उस कीमत का फ़ायदा तभी उठा पाऊंगा जब मेरे पास में प्रोडक्शन अवेलेबल होगा। इसलिए जो व्यक्ति जोखिम ज़्यादा वहन करेंगे वो जो सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे। दूसरी तरफ श्याम है, ये जोखिम वहन नहीं करना चाह रहा, ये बिल्कुल फूंक फूंक करके कदम रखने वाला व्यक्ति है।
तो इस अवस्था के अंदर ये क्या करेगा, ये जो है ज़्यादा सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि इसको जो डर रहेगा कि अगर मैंने सप्लाई ज़्यादा कर दी और उसकी वजह से अगर कीमत कम हो गई तो मुझे जो है लॉस हो सकता है। तो जब एक व्यक्ति लॉस का खतरा उठाने के लिए तैयार होता है, तो वहाँ पर पूर्ति की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है। और जहाँ पर एक व्यक्ति जो जोखिम वहन करने के लिए तैयार नहीं होता, तो वहाँ पर जो पूर्ति की लोच इकाई से कम लोचदार होती है। यानी जहाँ जोखिम वहन करना, पूर्ति की लोचदार, जहाँ पर वो जोखिम वहन नहीं करना चाहता, वहाँ पर जो पूर्ति की लोच है वो बेलोचदार होती है। नेक्स्ट है करों और आर्थिक सहायता की दर। कर जो होते हैं वो एक प्रकार से लागत होते हैं। कर जो होते हैं वो लागत का हिस्सा है। तो जहां पर कर की दर ज्यादा होती है तो वहां पर एक प्रोड्यूसर के लिए जो कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे में जो वो सप्लाई के अंदर वृद्धि नहीं करेगा। यानी सप्लाई के अंदर जो वो अगर वृद्धि करेगा तो भी थोड़ी मात्रा में करेगा। तो या तो वृद्धि करेगा ही नहीं, या जो है वो थोड़ी मात्रा में करेगा। तो जहां पर टैक्स की रेट ज्यादा होती है तो वहां पर जो पूर्ति की लोच है वो बेलोचदार होती है। और जहां पर आर्थिक सहायता की मात्रा अधिक होती है तो वहां पर जो है कीमत के बढ़ने पर जो पूर्ति के अंदर ज्यादा वृद्धि की जाती है, क्योंकि उत्पादकों को लगता है कि उनको सब्सिडी ज्यादा मिलेगी। इसलिए अगर आर्थिक सहायता की दर ज्यादा है तो सप्लाई के की जो लोच है वो ज्यादा होगी, और अगर करों की दर ज्यादा है तो सप्लाई की लोच है वो कम होगी। नेक्स्ट है वस्तुओं की प्रकृति। वस्तुएं देखिए नेचर के हिसाब से दो प्रकार की होती है। एक तो नाशवान वस्तुएं। नाशवान वस्तुएं वो वस्तु होती है जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। और दूसरा होता है टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं वो वस्तु होती है जो शीघ्र नष्ट नहीं होती, लंबे समय तक जो वो चलती रहती है। तो जो नाशवान वस्तुएं होती है उनकी पूर्ति बेलोचदार होती है, क्योंकि एक उत्पादक को लगता है कि भी अगर कीमत बढ़ भी गई है तो मैं भी ज्यादा सप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कीमत बढ़ गई और मैंने ज़्यादा सप्लाई कर दी और अगर मेरा सामान नहीं बिकेगा तो ये सामान जो वो खराब हो जाएगा और उसको लॉस होगा। इसलिए नाशवान वस्तुओं की पूर्ति जो होती है वो बेलोचदार होती है। कीमत बढ़ने पर भी इनकी ज़्यादा पूर्ति नहीं की जाती, क्योंकि हमेशा इस बात का खतरा रहता है कि सामान नहीं बिका तो सामान खराब हो जाएगा। दूसरा, जो टिकाऊ वस्तुएं होती है उनकी पूर्ति जो होती है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। कीमत के बढ़ने पर इनकी पूर्ति के अंदर ज़्यादा वृद्धि की जाती है, क्योंकि उत्पादकों को लगता है कि अगर सामान ना भी बिकेगा तो भी सामान खराब नहीं होगा, बाद में भी आप उसको बेच सकते हैं। जैसे कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, ये नष्ट नहीं होते, डिब्बे में बंद पड़े रहेंगे, बिके तो ठीक है, ना बिके तो अगले साल बिक जाएंगे। लेकिन जैसे फल और सब्जियां हैं, अगर फल और सब्जियां अब नहीं बिके तो फिर वो शीघ्र ही खराब हो जाएंगी, तो उनकी पूर्ति बेलोचदार होगी। और जो टिकाऊ सामान है उसकी पूर्ति जो वो लोचदार होती है। नेक्स्ट है उत्पादन लागत। उत्पादन जो होता है वो दो अवस्थाओं में किया जा सकता है। एक तो उत्पादन की बढ़ती लागत। तो जब उत्पादन की बढ़ती लागत होती है, यानी जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उत्पादन की लागत बढ़ती जा रही है, तो उस अवस्था के अंदर जो पूर्ति जो वो बेलोचदार होती है, कि प्रोड्यूसर जो कीमत के ज़्यादा बढ़ने पर भी पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मुझे पूर्ति में वृद्धि करनी है तो मुझे लागत उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, और उत्पादन बढ़ाऊंगा तो लागत बढ़ेगी। इसलिए एक प्रोड्यूसर जो होता है वो बढ़ती लागत की अवस्था के अंदर ज़्यादा सप्लाई नहीं करता। और दूसरी अवस्था ये हो सकती है कि उत्पादन की लागत है वो कम हो रही होती है, यानी जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उत्पादन की जो लागत है वो कम होती जा रही है। अगर कम होगी तो एक प्रोड्यूसर जो वो सप्लाई ज़्यादा मात्रा में करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं जितनी ज़्यादा उत्पादन करूंगा उतनी मेरी लागत कम होगी, और इसलिए वो जो है अधिक पूर्ति करता है। जैसे आप इसको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो अगर आप कॉस्ट लेते हैं ये कम होती है, तो जहाँ तक ये कम हो रही है वहाँ तक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 है। उसके बाद अगर ये लागत बढ़ने लगती है तो वहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो लेस देन 1 हो जाएगी, कि एक से जो वो कम हो जाएगी। तो अगर एक से कम होती है तो उस अवस्था के अंदर जो वो पूर्ति की जो है वो बेलोचदार होगी। और जहाँ पर इकाई से ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है वो पूर्ति की लोच है वो लोचदार होगी। तो हमें केवल लागत को देखना है कि अगर उत्पादन जो बढ़ती लागत पर हो रहा है तो पूर्ति बेलोचदार लेस देन 1, और अगर उत्पादन घटती लागत पर हो रहा है तो उस अवस्था के अंदर जो वो पूर्ति है वो लोचदार होगी, यानी इकाई से अधिक लोचदार होगी। आगे समय तत्व। समय जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो अति अल्पकाल। अति अल्पकाल के अंदर होता है वो पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो अति अल्पकाल के अंदर हमेशा जो पूर्ति होती है वो
बेलोसदार होती है और पूर्ति को केवल वर्तमान स्टॉक तक ही बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा जो होता है वो अल्पकाल होता है, और अल्पकाल के अंदर जो होता है पूर्ति जो है कुछ अति अल्पकाल की तुलना के अंदर जो अधिक लोचदार होती है। यानी एक सीमा तक आप उत्पादन की जो वर्तमान क्षमता है उस क्षमता को बढ़ा करके जो सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो अल्पकाल के अंदर पूर्ति जो होती है लोचदार होती है। और अगर आप दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल के अंदर जो सप्लाई है वो बिल्कुल और भी ज़्यादा अधिक लोचदार होती है, क्योंकि दीर्घकाल के अंदर जो है जो पूर्ति होती है पूर्ति को मांग के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। अगर मांग कम होगी तो पूर्ति को मांग के अनुसार कम भी किया जा सकता है। तो समय तत्व होता है वो भी पूर्ति की लोच को प्रभावित करता है। अति अल्पकाल के अंदर पूर्ति बेलोचदार होती है, अल्पकाल के अंदर पूर्ति जो होती है वो लोचदार होती है, लेकिन दीर्घकाल के मुकाबले कम और अल्पकाल के मुकाबले अति अल्पकाल के मुकाबले अधिक लोचदार होती है इसके अंदर बीच वाले में। और दीर्घकाल के अंदर जो होती है पूर्ति इकाई से काफी ज्यादा लोचदार होती है। इसके बाद है उत्पादन की तकनीक। देखिए जब वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसके अंदर कोई ना कोई टेक्नोलॉजी अवश्य यूज होती है। तो टेक्नोलॉजी जो है दो प्रकार की हो सकती है, एक तो सरल टेक्नोलॉजी होती है और आसानी से उपलब्ध टेक्नोलॉजी होती है। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग अगर किसी वस्तु के उत्पादन में किया जा रहा है जो हर स्थान पर आसानी से उपलब्ध है, उसको प्रयोग करना बिल्कुल ही आसान है, उसके लिए किसी विशेष एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो उस अवस्था के अंदर जो पूर्ति लोचदार होगी, यानी कीमत के बढ़ने पर पूर्ति को आसानी से अधिक मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी अवस्था के अंदर किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जटिल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो जटिल टेक्नोलॉजी जो होती है वो एक तो आसानी से उपलब्ध नहीं होती, दूसरा उसको ऑपरेट करना भी प्रत्येक व्यक्ति के बस में नहीं होता, इसलिए उसके लिए विशेष एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही जो जटिल टेक्नोलॉजी से बनने वाली वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो उसके कारण तुरंत जो सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता या अधिक मात्रा में सप्लाई को बढ़ाना संभव नहीं होता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी प्राप्त करना, इसको ऑपरेट करना जो है उसमें काफी समय लगता है। इसके बाद है पूर्ति की लोच का महत्व। पूर्ति की जो लोच है उसका काफ़ी महत्व है, और पूर्ति की लोच के महत्व को हम जो है आगे देखेंगे, और उसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिनसे हमें पता चले कि पूर्ति की लोच का जो है क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहले है कीमत निर्धारण में महत्व। देखिए किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने वाली दो शक्तियाँ होती है, एक तो सप्लाई और दूसरा जो होता है वो डिमांड होती है। तो किसी भी वस्तु की कीमत के अंदर पूर्ति का ज़्यादा महत्व है या किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारण के अंदर जो है मांग का ज़्यादा महत्व है, ये पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है। तो अगर अति अल्पकाल है तो अति अल्पकाल के अंदर पूर्ति की लोच जो होती है वो पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो इस अवस्था के अंदर जो किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण है वो मांग पर निर्भर करता है, यानी अगर मांग के अंदर वृद्धि होगी तो कीमत बढ़ेगी, और अगर मांग के अंदर कमी होगी तो कीमत में कमी होगी, क्योंकि इस अवस्था के अंदर हम पूर्ति को चेंज नहीं कर सकते। तो अति अल्पकाल के अंदर जहां पर पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है तो उस अवस्था के अंदर कीमत निर्धारण के अंदर मांग का ज्यादा महत्व होता है। और दीर्घकाल होता है, दीर्घकाल के अंदर पूर्ति के अंदर भी मांग के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, तो उस अवस्था के अंदर जो होता है कीमत निर्धारण के अंदर पूर्ति का महत्व अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से पूर्ति की लोच जो होती है वो जितनी कम होगी, किसी वस्तु की कीमत निर्धारण में मांग का महत्व उतना ही अधिक होगा, और पूर्ति की लोच जितनी ज्यादा होगी कीमत निर्धारण के अंदर पूर्ति का महत्व जो उतना ही ज्यादा रहेगा। दूसरा है वित्त मंत्री के लिए महत्व। वित्त मंत्री जब कभी भी टैक्स लगाता है तो टैक्स लगाते समय वो ये डिसाइड करता है कि किन वस्तुओं के ऊपर तो टैक्स ज्यादा लगाया जाए और किन वस्तुओं के ऊपर टैक्स कम लगाया जाए। तो इसके लिए वो पूर्ति की लोच का सहारा लेता है। तो जिन वस्तुओं की पूर्ति बेलोचदार होती है उन वस्तुओं के ऊपर जो वो अधिक मात्रा में कर लगाए जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कर लगाने से लागत बढ़ेगी, लेकिन लागत के बढ़ने पर भी इनकी पूर्ति के अंदर ज्यादा कमी नहीं आएगी। और जिन वस्तुओं की पूर्ति इकाई से अधिक लोचदार होती है उन वस्तुओं के ऊपर कर कम लगाए जाते हैं, क्योंकि जैसे इन वस्तुओं के ऊपर करों में वृद्धि की जाएगी तो उसकी वजह से इनकी पूर्ति की है पूर्ति में काफी कमी आ जाएगी। तो ऐसी वस्तुएं जिनकी पूर्ति की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है उन वस्तुओं के ऊपर टैक्स है वो कम लगाए जाते हैं। जिन वस्तुओं की पूर्ति की लोच इकाई से कम लोचदार होती है उन वस्तुओं के ऊपर टैक्स की मात्रा ज्यादा रहेगी।
आगे साधन कीमत के निर्धारण और पूर्ति की लोच। अगर हम लगान के सिद्धांत की बात करें, क्योंकि उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, तो इस के अंदर जो होता है वो इनकी कीमत जब निर्धारित करते हैं तो पूर्ति की लोच जो होती है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो हम लगान के सिद्धांत की बात करते हैं। लगान के सिद्धांत के अनुसार जब एक साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार नहीं होती तो उसे लगान प्राप्त होता है। अगर किसी वस्तु की पूर्ति पूर्णतः लोचदार है तो उस अवस्था के किसी साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार है तो उस साधन को जो वो कोई भी लगान प्राप्त नहीं होगा। और भूमि का हमें पता है, भूमि पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो पूर्णतः बेलोचदार होती है तो भूमि को जो भी आय प्राप्त होती है सारी की सारी आय जो होती है वो लगान होती है, क्योंकि भूमि की सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो भूमि की जो पूर्ति है वो पूर्णतः बेलोचदार है। तो पूर्णतः बेलोचदार भूमि की अवस्था के अंदर जो भी भूमि को आय प्राप्त होगी, जैसे मान लीजिए भूमि को ये आय प्राप्त हो रही है तो ये सारी की सारी है वो लगान है। और अगर किसी वस्तु की पूर्ति पूर्णतः लोचदार है तो उस अवस्था के अंदर कोई भी लगान प्राप्त नहीं होगा। तो पूर्ति की लोच ही डिसाइड करती है कि लगान प्राप्त होगा या नहीं होगा। पूर्ति की लोच जितनी कम होगी लगान उतना ही ज्यादा होगा, पूर्ति की लोच जितनी ज्यादा होगी लगान उतना ही कम होगा। तो जिस साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है उस साधन को कोई लगान प्राप्त नहीं होता। उत्पादन के जो साधन होते हैं जैसे श्रम है, पूंजी है, इनकी पूर्ति जो होती है अल्पकाल के अंदर बेलोचदार होती है और इसलिए इनकी पूर्ति बढ़ नहीं सकती अल्पकाल के अंदर तेजी से। तो इसलिए इनकी मांग के बढ़ने के ऊपर जो है इनको अतिरिक्त आय प्राप्त होती है और इनको जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है वो जो है अर्ध लगान क्यूसी रेंट जिसको आप बोलते हैं वो इसको प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से अगर हम इसको एक निष्कर्ष के तौर पर देखें तो जिन साधनों की पूर्ति लोचदार होती है, इकाई से अधिक लोचदार होती है, उनको लगान कम प्राप्त होता है और जिन साधनों की पूर्ति की लोच इकाई से कम लोचदार होती है उन साधनों को अधिक लगान प्राप्त होता है। क्योंकि जो जिन साधनों की पूर्ति कम लोचदार है उन साधनों की मांग के बढ़ने पर उनकी कीमतों के अंदर तेजी से वृद्धि होगी और जो कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है उनको आय में ज्यादा प्राप्ति होती है, वो अधिक आय उनको प्राप्त होती है, वो लगान कहलाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूर्ति की लोच जो है वो साधन कीमत के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसी के साथ अपना ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।